हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथर द्वारा हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हम व्याख्या कर रहे हैं रस सिद्धांत की। रस जो है, इसके बारे में अब तक हमने भरत मुनि के विचार भी पढ़े। सबसे पहले भरत मुनि ने बताया, जो उन्होंने एक रस सूत्र की व्याख्या की थी, तत्र विभावानुभाव व्याभिचारिम संयोगाद्र स निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार इस सूत्र के आधार पर उन्होंने रस की व्याख्या की और बताया कि रस जो है वो आस्वाद नहीं बल्कि आसाध्य है। भरत मुनि ने रस के संदर्भ में नाटक को अनिवार्य तत्व माना था और उसके उन्होंने 4 पात्र बताए थे: नाटककार, मूल पात्र, नट तथा सहृदय। इसके बाद ही हमने इसी में व्याख्या की थी भट्ट लॉलट की, जिनका सिद्धांत आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। फिर हमने अध्ययन किया शंकुक का, जिनका सिद्धांत अनुमितिवाद के आधार पर आधारित था। और इसी कड़ी में हमने अध्ययन किया था भट्ट नायक का, जिनका सिद्धांत भुक्तिवाद से संबंधित था। वो कहते थे कि रस का भोग होता है। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। इन्होंने वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया और बताया कि रस वह है जिसका आस्वाद हो सके, योग हो सके। इसकी निष्पत्ति इन्होंने सामाजिक में मानी है। सामाजिक जो कि हमारा दर्शक है, जो हमारा सहृदय है। रस निष्पत्ति के बारे में अभिनव गुप्त कहते हैं कि प्रत्येक सहृदय के मानस में स्थायी भाव नित्य वासना या संस्कार रूप में ठीक उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में सौंधी महक मिट्टी गीली करने से महक उठती है। वह कभी बाहर नहीं आती, ना ही पानी उस गंध को उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार स्थायी भाव अज्ञान के आवरण में ढके रहते हैं। जब सहृदय काव्य पढ़ता है, नाटक देखता है, जो उस काव्य या नाटक आदि में वर्णित विभाव आदि उसके मानस के अव्यक्त भाव को व्यक्त कर देते हैं, वह भाव रस रूप में व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मानंद के प्रकाश में जब उसका अनुभव होता है, तब वे रस कहे जाते हैं। यानी कि अभिनव गुप्त कहते हैं कि रस जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत विद्यमान रहता है, वासना या संस्कार रूप में हमारे अंदर छिपा रहता है। जैसे उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मिट्टी जो है उसमें हमेशा एक महक होती है और जैसे ही उसमें पानी डाल देते हैं, उसको गीली कर देते हैं, तो वह महक उठती है और वो एक प्रकार की गंध उत्पन्न करती है। उसी प्रकार हमारा जो दर्शक है, हमारा जो सहृदय है, उसके अंतर्गत स्थायी भाव जो है वो अज्ञान के आवरण में ढके रहते हैं। और जब वह कोई कलाकृति, नाटक, संगीत आदि किसी से जुड़ जाता है, तो उसका वो जो आवरण वाला भाग है, उसका आवरण हट जाता है और उसका तादात्म्य उस चीज के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस व्यक्त होता है और वे रस कहे जाते हैं। और वो कहते हैं कि सहृदय जो है वो ही रसवासादन कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पूर्व संस्कार अपेक्षित है। मनुष्य सहृदय में यह 3 प्रकार से रहता है: सांसारिक अनुभव से, पूर्व जन्म के संस्कारों से और अभ्यास से। इस प्रकार अभिनव गुप्त कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इनमें से एक भी गुण नहीं है,
वह काव्यानंद लेने का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार अभिनवगुप्त कहते हैं रस का आनंद अलौकिक है, इसलिए इसे ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है। सहृदय आनंद की अनुभूति करते हैं। अभिनवगुप्त रस संबंधी कल्पना शैव वेदांत की विमर्श दशा से प्रभावित है, जहाँ साधन शिव ओम का अनुभव करता है। इस अवस्था में वैयक्तिकता का भाव नष्ट हो जाता है। दुष्यंत, शकुंतला, राम, सीता अपने व्यक्तित्व को छोड़कर नायक नायिका के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और हम केवल रसानुभव करता बन जाते हैं। इस प्रकार विवाहवादी केवल विषय मात्र बन जाता है और इसे साधारणीकरण कहते हैं। यानी कि अभिनवगुप्त कहते हैं कि जब हम वैयक्तिकता की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम उस पात्र के साथ जुड़ जाते हैं और वैयक्तिकता का भाव जो है यानी अपनेपन का, मैं का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है। जैसे दुष्यंत और शकुंतला है, राम और सीता है, जब वो नाटक कर रहे होते हैं तो अपना व्यक्तित्व को छोड़कर एक नायक नायिका के रूप में हमारे समक्ष आ जाते हैं और हम केवल उस समय रस के अनुभव करता बन जाते हैं। इस प्रकार विवाहवादी केवल विषय मात्र बन जाते हैं, इसे ही वो साधारणीकरण कहते हैं। इस प्रकार हमने ये रस सिद्धांत पढ़ा, भारतीय चिंतन पढ़ा, जिसमें भरत मुनि का सिद्धांत भी हमने पढ़ा। भरत मुनि ने जो रस सिद्धांत की व्याख्या की वो हमने किया। उन्होंने जो रस का सूत्र बताया उसका अध्ययन हमने किया। इसके साथ ही उन्होंने रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय इन सब का स्थायी भाव बताए, उनका अध्ययन हमने किया। विभाव के प्रकार, आलम्बन और उद्दीपन का हमने अध्ययन किया। और इसके साथ ही हमने जो अध्ययन किया, उन्होंने भरत मुनि ने जो व्याख्या की, उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोजन रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों, औषधियों से षडावादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रूप में रस की अभिव्यक्ति करते हैं। और रस के लिए भरत मुनि ने नाटक को अनिवार्य बताया। इसके साथ ही हमने भट्ट लॉलट का अध्ययन किया, जिनका सिद्धांत आरोपवाद या उत्पत्तिवाद सा है। और लॉलट ने रस की जो स्थिति थी वो मूल पात्र में मानी थी और बताया था कि नट तो उसका मात्र प्रदर्शन करता है। और उनका जो सिद्धांत था वो उत्पादोत्पादन संबंध, गम्य गमक संबंध, पोष्य पोषक संबंध से संबंधित था। फिर हमने इसी कड़ी में अध्ययन किया था शंकुक के अनुमतिवाद का, जिसमें उन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इसे समझाने का प्रयास किया। भट्ट नायक का भुक्तिवाद, जिसमें रस का भोग होता है, वो अध्ययन हमने किया। और साधारणी भाव को जो है वो ही रस उन्होंने बताया। और हमने अंत में इस कड़ी में अध्ययन किया अभिनवगुप्त का, जिन्होंने रसवादन के बारे में बताया कि यह अलौकिक है और यह ब्रह्म स्वाद सहोदर है। आशा है आपको रस सिद्धांत समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।